आज हम देखेंगे दैट इज़ अ फाइन ट्रिमर्स। फाइन ट्रिमर्स मतलब ऐसे उंगलियों के अंदर ऐसी मोमेंट होती है जब हाथ स्ट्रेट करने लगाते, तब ये इसके ऊपर अगर पेपर रखे तो हमें क्लियरली पेपर हलती को दिखाई देता है। ये क्यों होता है? तो एक तो ये है बॉडी की मूवमेंट फास्ट होने की वजह से होता है। एक तो हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, और दूसरा अपने को पता है कि हाइपर थायरॉयडिज्म में सब प्रोसेस फास्ट होती है। दूसरा है एनजाइटी। एनजाइटी के अंदर टेंशन आता। यहाँ पे हमें दोनों के अंदर डिफरेंस कैसे समझना है कि हाइपर थायरॉयडिज्म है या एनजाइटी है। हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर हमें टैचिकार्डिया देखने मिलेगा, और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो अपने पाम है वो वार्म देखने मिलेंगे। एंजाइटी के अंदर भी हमें टैचिकार्डिया देखने मिलेगा, और यहाँ पर लेकिन पाम कोल्ड देखने मिलेंगे। ये दैट इज़ बिग डिफरेंस। ये यहाँ पे हाथ ठंडे गिर जाते हैं टेंशन से, और हाइपरथायरॉयडिज्म में पाम वार्म दिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हमें डिस्टिंग्विश करते हैं। उसके बाद है एड्रेनर्जिक ड्रग। व्हाट इज़ एड्रेनर्जिक ड्रग? एड्रेनर्जिक ड्रग बोले तो जो अल्फा बीटा रिसेप्टर वाले होते हैं, पर्टिकुलरली अगर इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ब्रोंकोडाइलेटर में दैट इज साल्बुटामॉल, उसका भाई टर्ब्यूटैलिन। अगर ये ड्रग्स अगर रहेंगे, समझो किसी पेशेंट को अस्थमा है, सीओपीडी है, ये केसेस के पेशेंट के अंदर हमको पर्टिकुलरली ट्रिमर्स देखने को मिलते। ये पेशेंट के अंदर हम ये ड्रग चालू करते, साल्बुटामॉल, टर्ब्यूटैलिन जो ब्रोंकोडाइलेटर है। इस वजह से एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ड्रग की वजह से यहाँ पे फाइन ट्रिमर्स देखने मिलते हैं। उसके बाद हमारे अंदर स्मोकर, फिर वही बात आ रही, इसका रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है। रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम की वजह से ब्रोंकोडाइलेशन होगा, और यहाँ पर स्मोकर्स के अंदर भी। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अल्कोहल विड्रॉल। अगर कोई कई सालों से दारू पीता है, उसके एकदम दारू छुड़ाए तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे साल्बुटामॉल के साथ दूसरा एक ड्रग है दैट इज़ एडरनैलिन। जो अपना एडरनैलिन इंपॉर्टेंट है। एडरनैलिन अगर अपन किसी को अगर हेवी डोज देने में आया तो उसके अंदर भी ट्रिमर्स आ सकते हैं। ये बात हमको प्रैक्टिस में याद रखना है। थोड़ा एडरनैलिन इंजेक्शन देने के बाद ट्रिमर्स आ सकते हैं। तो ये एक हुआ फ्लैपिंग ट्रिमर्स, और दूसरा टाइप होता है दैट एक हुआ फाइन ट्रिमर्स, दूसरा होता है दैट इज़ अ फ्लैपिंग ट्रिमर्स। व्हाट इज़ फ्लैपिंग ट्रिमर्स? फ्लैपिंग ट्रिमर्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्रेन एनसेफेलोपैथी, दैट इज एनसेफेलोपैथी। इसके अंदर एनसेफेल मतलब ब्रेन के अंदर इन्वॉल्वमेंट, मतलब कुछ तो भी इतना ज़्यादा डिसीज़ बढ़ गया कि उसकी वजह से ब्रेन अफेक्ट हुआ। ब्रेन अफेक्ट होने की वजह से हमें फ्लैपिंग ट्रिमर्स क्या है, जब हम किसी का हाथ ऐसे स्ट्रेट करने लगाते तो इसका हाथ यूँ हो जाता है, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, ऐसी मूवमेंट होती है इसके हाथ की। मतलब ये वृष्ट में से इसका हाथ यूँ नीचे मूवमेंट करता है। इससे हम पता करते हैं कि इसके अंदर एनसेफेलोपैथी हुई, अपना जो डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एनसेफेलोपैथी इसके रीज़न क्या है? ये पर्टिकुलरली होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। व्हाट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब कुछ तो पूरा बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा बढ़ गया। इसको ABG दैट इज़ एसिड बेस कंटेंट इन द गैस, ये इससे पता करते हैं, जिसमें से आर्टेरियल ब्लड लगेगा हमें। इसका पर्टिकुलरली रीज़न अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर एक तो हमें CO2 की एनसेफेलोपैथी हो सकती है, मतलब CO2 के वजह से ब्रेन अफेक्ट हुआ, एनसेफेलोपैथी, CO2 एनसेफेलोपैथी। दूसरी है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। तीसरी है रीनल एनसेफेलोपैथी। चौथी है DKA दैट इज़ डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस। ये 4 रीज़न के वजह से यहाँ पर ब्रेन अफेक्ट होता है, और इस वजह से तुम्हारे हाथों के अंदर फ्लैपिंग ट्रिमर्स आते हैं। ये फ्लैपिंग ट्रिमर्स को दूसरा एक नाम है दैट इज़ एस्टेरेक्सिया। तो अभी देखो, अब कैसा पता करेंगे भाई ये चारों में से कौन सा है? अब सीधे सीधे समझ में आता, CO2 एनसेफेलोपैथी। इसके अंदर हमको पेशेंट के अंदर हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री इसके अंदर या तो पेशेंट को COPD रहेगा या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रहेंगी। मतलब इसके अंदर ये रीज़न के वजह से इसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो रहा, ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल रहा, इसलिए ब्रेन अफेक्ट हो गया, कम ऑक्सीजन की वजह से ब्रेन अफेक्ट हुआ, और यहाँ पर ट्रिमर्स देखने मिले। अब ये बात तुमको जान ले, जब भी किसी का अपने फांसी लगती है या फिर किसी का दम घुट के मर जाता है ना उन्हें, 啊，这是 पड़ता है। तो उसके लिए तुमको तो 2 चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो 2 चीज़ें, एक तो 2 चीज़ें, 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 2
हाँ, यहाँ पर ब्रेन अफेक्ट होता है जब अभी किसी को गला दबा के मरने के वजह से इसके अगर ब्रेन को अगर O2 का सप्लाई कम होता है तो यहाँ पर अगर 3 मिनट तक अगर ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलता है तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर ब्रेन को O2 का सप्लाई ज़रूरी है। तो उसके बाद है हेपेटिक। हेपेटिक के अंदर अपने क्या देखने मिलेगा, हेपेटिक बोले तो लीवर के अगर प्रॉब्लम है इसके अंदर समझो इन्हें कई सालों से दारू पीता है, दैट इज़ अल्कोहलिक की हिस्ट्री है। और हमने जैसे देखे थे कि वहाँ पे अल्कोहलिक पेशेंट लीवर ख़राब हुआ तो NH3 बढ़ जाता है। NH3 बढ़ने की वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ड्राउजी होता है, ये पेशेंट ड्राउजी दिखेगा हमें। और इसके साथ साथ इसके अंदर वहाँ पे होने वाली एसाइटिस की प्रॉब्लम देखने मिलेंगी। और रीनल के अंदर क्या प्रॉब्लम देगी भाई, इसको पेशाब नहीं हो रहा, यूरिन नहीं आता, या फिर इसको किडनी डिसीज़ है, कोई से CKD है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ है। और डॉक्टर डायबिटीज़ कीटो एसिड बोले तो भयानक डायबिटीज़ मेलेटस है इसको, इस वजह से इसका ब्रेन अफेक्ट होके इसके अंदर हमें फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, दैट इज़ जनरल एग्जामिनेशन में, दैट इज़ JVP, जुगुलर वेनस प्रेशर। JVP पर्टिकुलरली यहाँ पर देखो क्या होता है, हमने जैसे पहले बताया ये हमारा हार्ट है, दैट इज़ राइट एट्रियम में दैट इज़ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम को ब्लड कहाँ से आता है, दैट इज़ सुपेरियर वेना क्यावा, इन्फेरियर वेना क्यावा। तो यहाँ पर ब्लड का स्टैग्नेशन होने की वजह से ये इधर ब्लड स्टैग्नेशन होगा और हमें JVP जुगुलर वेन है, ये भी तो एक वेन है, यहाँ कहीं से तो भी जाएगा, इस वजह से ये हमें डायलेट दिखेंगी, ये इसका प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा। अब ये प्रेशर गिनना कैसे है, ठीक है, ये एक रीज़न होगा, दैट इज़ हार्ट के अंदर कंजेशन, दैट इज़ फर्स्ट रीज़न। और सेकंड रीज़न है हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये जो तुम्हारा यहाँ पर वेन है, सुपेरियर वेना क्या हुआ, ये वेन के अंदर इस कहीं पर तो ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब इधर से ब्लड आ नहीं पा रहा है, इधर का इधर रुक जा रहा है, हार्ट तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। इस वजह से समझो एक दूसरा रीज़न हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपेरियर वेना क्या हुआ। उसके बाद हमको ये JVP रेज है बोल रहे भाई, तो JVP गिनेंगे कैसा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा ये होता है हमारी छाती, यहाँ पर एक खड्डा है छाती में, इसको हम बोलते हैं दैट इज़ स्टेर्नल एंगल। यहाँ पर हम एक ऐसी स्केल रखेंगे खड़ी, और फिर यहाँ से हम JVP जहाँ तक है वो गिनेंगे। पेशेंट को ऐसा यहाँ पे 45 बेड के ऊपर 45 डिग्री में बिठा के, ये मैं किसी के ऊपर डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये नॉर्मली कितना होना चाहिए, नॉर्मली ये 4 सेंटीमीटर स्केल तक रहना चाहिए हाइट, और यहाँ पर प्रेशर होना चाहिए दैट इज़ 6 mmHg। अब देखो ये जब इंट्रा एब्डोमिनल, जो अपने आप देखते हैं शादियों में पुंगी बजाने वाले जब पी करके उसके एब्डोमेन पे प्रेशर देते ना, एब्डोमिनल अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर उनकी जुगुलर वेन डायलेट दिखाई देती, जो पुंगी बजाने वाले हैं उनकी JVP रेज हो जाता है और डायलेट दिखाई देती। तो यहाँ पर एक बात ये है ऐसी। उसके बाद हम इसके अंदर एक पैथोलॉजी है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझ लिए। जब कभी यस जब इंस्पायरेशन करते हैं अपन, इंस्पायरेशन करने के बाद अपनी जो छाती का जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस वजह से ब्लड सुपेरियर वेना कैवा, इन्फेरियर वेना कैवा से बहुत सारा ब्लड ये सब डायलेट हो जाते हैं, सुपेरियर इन्फेरियर वेना कैवा, और इसमें से ज़्यादा ब्लड आता है हार्ट के अंदर। इस वजह से ये डायलेट होने के वजह से हमारा जो JVP जो बढ़ा हुआ था वो फॉल हो जाता है, JVP कम हो जाता है इंस्पायरेशन पे, पर्टिकुलरली इंस्पायरेशन पे जुगुलर वेनस प्रेशर कम हो जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर तुम्हारे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे कि हार्ट के अंदर समझो तुम्हारे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, या फिर तुम्हारे हार्ट के आजू बाजू यहाँ पानी भरा हुआ है, जैसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन,
कहते हैं जिसे हम, इस केसेस के अंदर क्या होगा, इधर से ज़्यादा ब्लड आया भी डायलेट होके, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे हार्ट के अंदर यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस होने के, जो पेरिकार्डियम अफेक्ट होने से या फिर इसके आजू बाजू पानी भर जाने से इसके अंदर वॉल्यूम उतना लेने की कैपेसिटी नहीं रहेंगी। इस वजह से यहाँ पर ये डायलेट होके भी कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं फ़ायदा है। अगर यहाँ पर अंदर आ रहा तो ठीक था, अब यहाँ पे डायलेट हो रही लेकिन जो भी फ्लो है वो यहाँ तक ही आ रहा, इस वजह से तुम्हारा जेवीपी जैसे का वैसा मिलेगा। अगर इंस्पायरेशन पे, तो पॉइंट की बात ये है कि इंस्पायरेशन के बाद भी अगर जेवीपी फॉल नहीं हो रहा, इंस्पायरेशन में हमने देखे थे नॉर्मली जेवीपी फॉल होना चाहिए, लेकिन अगर इंस्पायरेशन में भी जेवीपी अगर फॉल नहीं हो रहा है तो तुमको यहाँ पर ये कंडीशन डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हार्ट के आजू बाजू पानी भरा गया है। यस, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम क्लबिंग। क्लबिंग क्या होता है? ये जो है भाई तुम्हारा उंगली है, इसके और नाखून के अंदर एक ऐसा, यहाँ पे देखिए ये उंगली ऊपर है, नाखून नीचे है, ये सब आई लेवल पे अगर देखेंगे हम तो ये पार्ट हमारा ऊंचा दिखेगा और नाखून नीचे होता है। ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं लेवी बॉन्ड एंगल, लेवी बॉन्ड एंगल। अगर ये लेवी बॉन्ड एंगल यहाँ पर तुम्हारे अगर कोई चीज़ आके बैठेंगी तो ये एंगल ख़त्म हो जाएगा और इसको ही हम क्लबिंग देखते हैं। इसके भी ग्रेड होते हैं जिसको हम समझेंगे, दैट इज़ ग्रेड 1। ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ बोगीनेस आती है, यहाँ पर सिर्फ बोगीनेस आती है ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में क्या होता है, ये जो एंगल जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ लॉस ऑफ एंगल। ग्रेड 3 में क्या होता है, जो यहाँ पर अभी ग्रेड 2 में तो एंगल लॉस हो गया तो यहाँ पर ये ऐसा नाखून और उंगली में फ़र्क ही नहीं दिखाई देगा। ग्रेड 2 में यहाँ पे हो जाता है कर्वेचर, इंक्रीज कर्वेचर ऑफ नेल। इसके अंदर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दैट इज़ अ पैरट बीक अपीयरेंस। पैरट बीक मतलब क्या, यहाँ पर ये ऐसे नाखून अब ऊपर जाता, पहले ये उंगली ऊपर थी अब नाखून ऊपर, दैट इज़ पैरट बीक। ऐसे तोते के चोंच के जैसा हो जाता उंगली, इसको बोलते हैं हम पैरट बीक अपीयरेंस। और दैट इज़ ग्रेड 4 इज़ अ वेरी रेयर, कि ये जो उंगली के आजू बाजू हड्डी बढ़ जाती है कि भाई ये तुम्हारी उंगली थी, ऐसा पैरट बीक तो दिखाई देगा और ये आजू बाजू ऐसा, मतलब ये उंगली है, उंगली से ज़्यादा एक्स्ट्रा बोन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीज़न्स क्या है पता है क्या? सबसे पहले तो हम इसके अगर कॉज की बात करेंगे, ये इसको हम क्लबिंग बोलेंगे। अब क्लबिंग समझ गए होंगे। अब हम क्लबिंग के कॉज की अगर बात करेंगे तो दैट इज़ इडियोपैथिक कहा जाता है, कि भाई इसका एग्जैक्ट कॉज इज़ नॉट नोन, एग्जैक्ट कॉज हमको पता नहीं है। दूसरा, अगर हम CVS की बात करेंगे, CVS के अंदर क्या होता है, साइनोटिक हार्ट डिसीज़, CHD मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ नहीं, दैट इज़ अ साइनोटिक हार्ट डिसीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ अलग होता है, आगे देखेंगे। साइनोटिक हार्ट डिसीज़ में क्या होता है पता है क्या, यहाँ पर हमारा ये हार्ट होता है, ऊपर तो 2 होते हैं लेकिन यहाँ पर सिंगल वेंट्रिकल होता है। सिंगल वेंट्रिकल होने से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, यहाँ पे O2 भयानक डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर देखने मिलता है। दूसरा है इसके अंदर रीज़न, दैट इज़ इन्फेक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जैसे हम एंडोकार्डाइटिस ये क्या होता है, जब हमको बचपन में अगर कभी किसी को रूमेटिक फीवर हो गया, रूमेटिक फीवर अगर बचपन में किसी को सांधेवात होता है तो वहाँ पर ये जो हार्ट है अपना, यहाँ पर दैट इज़ माइट्रल वॉल है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल है। जब ये हमको रूमेटिक अर्थराइटिस होता है तो ये वॉल भी अफेक्ट हो जाते हैं, माइट्रल वॉल भी अफेक्ट होती है, ये वॉल ट्राइकस्पिड वॉल भी अफेक्ट होती है। लेकिन इसके अंदर समझो स्टेनोसिस टाइप आ जाता है, माइट्रल स्टेनोसिस हो जाता। लेकिन यहाँ पर इधर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पर आवर्टा जो है ये ऐसा ज़ोर से लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके आवर्टा में ब्लड फेंकता है, तब ये वॉल बंद होती है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं जाना बोल के ये वॉल बंद होती है। अब यहाँ पर ऊपर से ब्लड जो आता है वो नीचे आने के लिए प्रेशर से आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर इसके अंदर स्टेनोसिस होगा तो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से ब्लड धड़क के यहाँ पर एक इंजरी होंगी, ज़ख़म तैयार होंगी। वो ज़ख़म को भरने के लिए वहाँ पे क्या आएगा, फाइब्रिन आएगा। वहाँ पर फाइब्रिन आके वहाँ पे हो जाएगा फाइब्रोसिस, वहाँ पे खपली बनेंगी। व्हाट इज़ फाइब्रोसिस? ये फाइब्रोसिस यहाँ से छूट जाएगा, रिलीज़ एंड स्प्रेड, फैलेगा बॉडी में इधर उधर, और नाखून के नीचे वहाँ पर बहुत फाइन वेसल्स रहते, इस वजह से वहाँ जाके हमें क्लबिंग बताएगा। मतलब यहाँ क्लबिंग में क्या है, तो यहाँ पर नाखून के अंदर फाइब्रिन जमा हो रहा, कहीं से भी बॉडी के अंदर से आकर फाइब्रिन जमा हो रहा है। एक मैंने हार्ट का बताया, अभी ऐसे ही आरईएस रेस्पिरेटरी सिस्टम सीवीएस में 2 देखे हमने, साइनोटिक हार्ट डिसीज़ और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जैसा एंडोकार्डियम अफेक्ट हो गया। आप पर्टिकुलरली बोलेंगे कि रूमेटिक फीवर में एंडोकार्डियम क्यों अफेक्ट हुआ, मायोकार्डियम क्यों नहीं हुआ। ये कैसा, रूमेटिक फीवर आरएस के अंदर लंग्स के अंदर अगर फाइब्रोसिस होता है या फिर लंग्स में एप्सिस हो जाता है, लंग्स फाइब्रोसिस या फिर लंग्स में एप्सिस, दैट इज़ कैंसर ऑफ लंग होता है। यहाँ पर मतलब इंजरी होने की वजह से यहाँ पर हील होगा, फाइब्रिन होगा, वही फाइब्रोसिस होगा, और ये बॉडी के अंदर स्प्रेड होके पर्टिकुलरली वहाँ पे फाइन वेसल्स होने से नेल बेड के वहाँ पे जमा हो जाएगा। वैसे जीआईटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो लीवर का प्रॉब्लम है, समझो लीवर किरोसिस कॉमन है। दूसरा है क्रोहान्स डिसीज़। व्हाट इज़ क्रोहान्स डिसीज़? क्रोहान्स डिसीज़ जो जीआईटी के लाइनिंग है ना, वो अफेक्ट होते हैं इसके अंदर। तो पर्टिकुलरली इन सब केसेस के अंदर हमें बायलैटरल क्लबिंग देखने को मिलेंगी। ये स्पेशली थंब के ऊपर बहुत क्लियरली दिखाई देता है। अब यहाँ पर किसी किसी केसेस के अंदर हमें यूनिलैटरल, मतलब एक ही हाथ के अंदर क्लबिंग दिखेगी। ये ऐसा एक, ये समझो अगर पूरे बॉडी का होता है तो दोनों तरफ दिखाई देंगी। अब एक हाथ का हो रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर हाथ के अंदर प्रॉब्लम है। अगर कोई ड्रगिस्ट है जो बार बार यहाँ पर इंजेक्शन से ड्रग्स लेता है, तो यहाँ पर इसके जो वेन है, वेन के अंदर बार बार इंजेक्शन टोसने से यहाँ पर इसको वेन में वेन थ्रोम्बस हो जाएगा, और इसके वजह से यहाँ पे इसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो यहाँ पर ड्रग्स एडिक्ट के अंदर यूनिलैटरल क्लबिंग देखने को मिलेंगी। अब बोलेंगे कि भाई यूनिलैटरल क्लबिंग नहीं तो हमारा बच्चा ड्रगिस्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई पट्टे रहते जो नाक से लेते ड्रग, तो ये नाक से लेने वालों को कैसा पहचानेंगे हम? तो ये नाक से लेने वालों के पट्टों के अंदर ऑलवेज इनके जो प्यूपिल रहते ना, प्यूपिल ऑलवेज पिन पॉइंट, इनके प्यूपिल ऑलवेज पिन पॉइंट रहते हैं ये पट्टों के। उसके बाद हमको चेक करना होता है दैट इज़ अ लिम्फ नोड, कोई भी एनलार्जमेंट है क्या। अगर कहीं पर कोई ऑर्गन अफेक्ट होता है तो उसके नज़दीक के लिम्फ नोड के अंदर हमें एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो एक्सिलरी रीजन के अंदर देखने मिलेंगी, थ्रोट कैंसर हो या फिर थायराइड प्रॉब्लम हो तो नेक के जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज होते हैं। तो पर्टिकुलरली हमें लिम्फ नोड एग्जामिनेशन करना है, और स्पेशली जनरली हमें लिम्फ नोड तो पूरे बॉडी के अंदर है, ऑल ओवर बॉडी, लेकिन हमें स्पेशली नेक के, एक्जिला के और इंग्वाइनल रीजन के लिम्फ नोड का एग्जाम, ये इसके बढ़ने की ज़्यादा चांसेस है, इसलिए ये एग्ज़ाम, ये यहाँ पर हमारा जनरल एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ। थैंक यू। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह एक एक टॉपिक डिटेल में देखेंगे।